तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे YouTube चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज का जो वीडियो है ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो का मतलब हुआ कि एक ही वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खा जाएंगे, ठीक है। इसको एकदम निगल जाएंगे, चबा जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये जो चैप्टर है ये आपके ट्वेल्थ क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को कहते हैं बाबू कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये ट्वेल्थ का 10वां नंबर यूनिट है, 10th नंबर यूनिट है बाबू। इसको कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था आपको शायद पता नहीं है। इस यूनिट से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। संचार व्यवस्था से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई ये जो संचार व्यवस्था चैप्टर है इसमें सबसे पहले तुम देख रहे हो संचार। संचार क्या है? सूचनाओं को, बाबू मैसेज को, मैसेज है, सूचना है, संदेश है। सूचनाओं को, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देना। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की क्रिया को ही संचार कहते हैं। तो सूचनाओं के आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। बाबू ये जो मैसेज है, मैसेज अगर एक से दूसरे जगह भेजना हो, दूरी तक भेजना हो, तो इस मैसेज को हम रेडियो वेव्स पर चढ़ा के भेजते हैं। सूचनाओं को हम रेडियो वेव्स पर चढ़ा के भेजते हैं या सूचनाओं को रेडियो तरंगों के रूप में, रेडियो वेव्स के रूप में भेज देते हैं। अच्छा बाबू ये रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव्स भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। लेकिन रेडियो वेव्स का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य मतलब दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी, या ऐसे भी कर सकते हो एक ऊपर एक नीचे, इतनी लंबाई, ठीक है। रेडियो वेव्स का जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये तरंग दैर्घ्य ये वाली दूरी कह दो, या एक वो तरंग की लंबाई ऊपर और नीचे। रेडियो वेव्स का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो आपको होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर। यानी रेडियो वेव्स की एक एक तरंग है, एक वो तरंग है ऊपर और नीचे वाला, 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होती है। तो वो होता है रेडियो वेव्स। तो अब आपको तो पता चल गया। क्या पता चला? संचार किसको कहते हैं? सूचनाओं के आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। और सूचनाओं को रेडियो वेव्स के रूप में, रेडियो तरंगों के रूप में भेजा जाता है। और रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? उसका वेवलेंथ होता है 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर। एक एक तरंगे जो होती है, एक एक तरंगे 1 mm से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच होती है। चलो एक एक करके देखते हैं। वैसे बाबू यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। हम सारे की हिंदी बताएंगे और कुछ जगह इंग्लिश को मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, नहीं तो बाकी सब जगह हिंदी में ही है, ठीक है। तो चलो, घबराना नहीं। चलिए देख रहे हैं बाबू, हम लोग क्या देख रहे हैं? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को कहते हैं रेडियो तरंगे या रेडियो तरंग। बाबू रेडियो तरंग क्या है? रेडियो वेव्स क्या है? वेव्स तो वेव्स होता है, वेव में यानी तरंग। रेडियो तरंग क्या है? अब कहता है ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength lies between 1 mm to 100 किलोमीटर is called radio waves। यानी बाबू वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये तरंग दैर्घ्य होता है बाबू, ये 1 mm यानी 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच होता है, उसी को हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं। याद रखना, वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच होता है, उसी को रेडियो वेव्स कहते हैं। तो अब बोलो रेडियो तरंगे क्या है? वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच होता है, उसी को रेडियो वेव्स कहते हैं। इसका वेवलेंथ रेंज क्या है ये? या यानी बाबू इसका तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ के बीच पड़ता है? 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर इसका तरंग दैर्घ्य होता है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? इसका फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट देख लो। वैसे बाबू आइडियल तरीके से देखा जाए, अगर आइडियल देखा जाए तो आइडियली अगर रेडियो वेव्स का तरंग दैर्घ्य कितना है, तो आइडियली आइडियली रेडियो वेव्स का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, हम 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर पे हैं तो वो नहीं है। आइडियली देखा जाए तो
30 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत के बीच होता है, ठीक है? रेडियो वेव्स का जो तरंगदैर्घ्य होता है 30 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत, एक-एक तरंग अनंत-अनंत लंबाई की भी हो सकती है। तो रेडियो वेव्स का ये डेफिनेशन हो गया और इसका ये वेवलेंथ रेंज है। तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ रेंज 30 सेंटीमीटर से लेके उसका तरंगदैर्घ्य 30 से लेकर अनंत के बीच होता है और वो फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के 1 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। अगर हम बात करें रेडियो वेव्स के सोर्स की, रेडियो वेव्स कहाँ-कहाँ से पैदा होती है? नेचुरल लाइटनिंग। अब वो आप लोग आकाश में बिजली कड़कते हुए देखते हो। आकाश में जब बिजली कड़कता है, बिजली जहाँ पे कड़कता है उस जगह से बहुत सारी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें निकलती हैं। तो रेडियो तरंगें कहाँ-कहाँ से निकलती हैं? नेचुरल लाइटनिंग। नेचुरल लाइटनिंग लाइटनिंग का मतलब होता है वो आपको बिजली जब कड़कती है, जब बिजली कड़कती है तो वहाँ से रेडियो वेव्स निकलती है। दूसरा अगर देखा जाए तो रेडियो टावर्स। अब वो रेडियो का जो टावर होता है, रेडियो के लिए जो एंटीना लगा होता है, रेडियो का जो टावर होता है, रेडियो का टावर हर तरफ रेडियो वेव्स छोड़ता है। रेडियो तरंगों का वो ये सोर्स है, ठीक है? रेडियो वेव्स और कहाँ से पैदा होता है? सेल फोन। हमारा जो सेल फोन है, मोबाइल फोन है, मोबाइल से भी वो रेडियो वेव्स निकलता है। रडार से भी निकलता है, रडार से भी रेडियो वेव्स निकलता है। सैटेलाइट बहुत सारे उपग्रह भी क्या करते हैं? उपग्रह वो जो 36,000 किलोमीटर के हाइट पर लगे होते हैं और हमारे घर के लिए जो टीवी वोवी देखना होता है तो टीवी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एंटीना लगाते हैं ना? तो उपग्रह भी रेडियो वेव्स छोड़ते हैं। तो रेडियो वेव्स का ये सब सोर्स हो गया। तो रेडियो वेव्स का सोर्स कौन है? नेचुरल लाइटनिंग है, लाइटनिंग से बिजली पैदा हो जब बिजली कड़कती है तब भी रेडियो वेव्स पैदा होता है। अगर रेडियो टावर से भी रेडियो वेव्स पैदा होता है, सेल फोन से, हमारे मोबाइल फोन से, रडार से, सैटेलाइट से, ये सब रेडियो वेव्स पैदा होता है। आराम से चलेंगे। बाबू कोई पूछे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, हम हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है? ये इंग्लिश मत सोचो। अब संचार किसको कहते हैं? सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। अब वो कोई सूचना है या मैसेज है, सूचनाओं के आदान प्रदान को, सूचनाओं के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना यानी उसका आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। बाबू स्पीक, लिसन, सेंड मैसेज बाय ए मैसेंजर। बोलना, सुनना, मैसेज मैसेंजर द्वारा भेजना, ये सब क्या है? संचार है। अच्छा अगर थोड़ा-सा बात करें बाबू, जो मैसेज पुराने ज़माने में किस तरह भेजा जाता था? धुआँ उड़ा करके। पुराने ज़माने में धुआँ उड़ा करके, झंडा दिखा करके ड्रम्स को पीट करके भी पुराने ज़माने में संचार किया जाता था। जैसे जब जब युद्ध होता था, तो डंका-वंका पीटा जाता था, पीट-उट करके ये संदेश दिया जाता था कि हाँ आपको अ लड़ाई-झगड़ा हो गया यानी युद्ध हो गया, ये सब पहले के ज़माने में संचार इस तरीके से किया जाता था। अच्छा आपको पता है ना कि पहले के ज़माने में अगर हमको सूचनाओं को भेजना होता था, तो पहले तो ये मोबाइल नहीं था, पहले के ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, तो पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे, कबूतर के माध्यम से कबूतर के गले में चिट्ठी बाँध करके एक जगह से दूसरे जगह तक भेज देते थे ना जी, कबूतर जा, जा, जा कहते थे। तो उस तरह हम लोग सूचनाओं को पहले भेजते थे। सूचनाओं को बाबू पहले हम लोग धुआँ उड़ा करके मतलब कहीं आग जला देते थे। आग से जो धुआँ होता था, धुआँ के माध्यम से भी कुछ पता चलता था कि हाँ, जैसे आप देखे होंगे डिस्कवरी चैनल में कि क्या होता है कि अगर कोई जंगल में कोई आदमी फँस गया है, तो वहाँ पे धुआँ-वुआँ जला देता है जिससे जब एरोप्लेन या जब कोई खोजने वाला प्लेन अगर देखता है कि वहाँ से कहीं बहुत ज़बरदस्त जंगल है, वहाँ से धुआँ उड़ रहा है, तो पता चलता है कि ज़रूर कोई न कोई होगा जो आग लगाया होगा। तो इससे हम लोग अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सूचनाओं को हम दे रहे हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं, तो वो भी संचार है। पहले के ज़माने में जानते हो अ पहले के ज़माने में ड्रम पीट करके ड्रम मान लो पहले बता दिया जाता था कि हाँ, अगर एक ठो हम ड्रम पीटेंगे, एक बार ड्रम पीटेंगे तो इसका मतलब ये समझिएगा, 2 बार पीटेंगे तो इसका मतलब दूसरा चीज़ समझिएगा। ड्रम को अलग-अलग तरीके से पीटने पर अलग-अलग जो ध्वनि निकल रही है उसका
उसका मतलब अलग-अलग पहले समझाया जाता था और इस तरह से क्या होता था कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जाता था, ठीक? तो ड्रोन के माध्यम से भी, झंडे के माध्यम से भी। अच्छा ये संचार टेलीफ़ोन से, रेडियो से अ, टेलीफ़ोन, रेडियो, टीवी, सैटेलाइट इन सब से भी बाबू संचार किया जाता है, ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन संचार के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के अवयव और संचार होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर यानी हम जो बोल रहे हैं उसको उसको छोड़ने वाला होना चाहिए, ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर एक एंटीना होता है। ट्रांसमीटर एक एंटीना होता है जो सिग्नल को छोड़ता है और ट्रांसमीटर एंटीना होता है जो हमारे मैसेज को लेकर के तरंगों के रूप में बदल करके छोड़ता है और फिर ये रिसीवर है, रिसीवर क्या करता है? दूर से आने वाले दूरी से आने वाले तरंगों को कैच करता है और कैच करके यहाँ पे इस छोर पे सुना देता है। तो एक तो ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल को छोड़ता है। दूसरा बीच का जो माध्यम है ना जिस माध्यम से वो करके ये तरंगे या सिग्नल चल के आता है तो बीच का जो माध्यम है उसको चैनल कहते हैं। बदलने वाला चैनल नहीं, ये चैनल मतलब बीच का माध्यम जिससे होकर के सूचनाएं जाती हैं। और फिर हो गया बाबू रिसीवर। तो कम्युनिकेशन के यही 3 एलिमेंट्स हैं ट्रांसमीटर, रिसीवर और बीच में हो गया चैनल। और जब चैनल के माध्यम से तरंगे आती हैं, जब तरंगे एक जगह से दूसरी जगह तक चैनल के माध्यम से आती हैं, तो कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल जाकर के यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे इसमें डिस्टॉर्शन पैदा होता है, जिससे इस सिग्नल का शेप बदल जाता है, उसको कहते हैं शोर, उसको कहते हैं नॉइज़, ठीक है? कुछ एक बात आपको ज़रूर बता देते हैं। हाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के प्रकार संचार के प्रकार संचार बाबू दो टाइप का होता है पहला है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है बाबू बिंदु से बिंदु संचार क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में एक तो बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है ठीक है एक मतलब एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है ठीक है तो मैसेज बोलेगा एक आदमी और सुनेगा एक आदमी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर संचार हो रहा है तो उसको कहते हैं बाबू पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट को कहते हैं प्रसारण प्रसारण में क्या होता है वो प्रसारण में यही होता है कि बोलने वाला मैसेज देने वाला एक आदमी होता है लेकिन सुनने वाला बहुत सारा आदमी होता है ठीक है जैसे रेडियो जब चलता है तो रेडियो चलता है तो उसमें बोलने वाला मैसेज देने वाला एक आदमी रहता है और सुनने वाले बहुत सारे आदमी होते हैं तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट हो रहा है ठीक है तो बताओ कोई पूछ दे भाई कि संचार कितने टाइप का होता है तो संचार दो टाइप का होता है एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है एक ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है ठीक है और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है एक ट्रांसमीटर होता है और बहुत सारे रिसीवर होते हैं बहुत सारे लोग सुनते हैं यानी एक ट्रांसमिट करता है सिग्नल और बहुत सारे लोग उसको कैच करते हैं सुनते हैं उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट टाइप्स ऑफ वेब प्रोपेगेशन टाइप्स ऑफ वेब प्रोपेगेशन मतलब तरंग संचरण के प्रकार तरंग संचरण के प्रकार अब अगर हम लोग बात कर लें कि तरंग कितने तरीके से भेजा जाता है ये तुम सबको पता है ना आप सबको ये पता है कि हम अगर किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं हमको किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है तो वो चार तरीके से भेजते हैं चलो हम तुम्हारे को बॉल फेंक रहे हैं ठीक है हम चार तरह से फेंक सकते हैं ठीक है तुमको दिखा रहे हैं एक्चुअली भी तुमको तीन तरीका बताएंगे चौथा तरीका थोड़ा अलग है अच्छा अगर तुम्हारे पास हमको अपने दोस्त के पास वो बॉल देना है अगर बॉल देना है तो एक हम धरती पर लुढ़का करके बॉल दे सकते हैं
यहाँ से धरती से लुढ़क करके जा सकता है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड गया, ग्राउंड टू ग्राउंड गया। अगर हम लोग अगर हम चाहें तो वो गेंद को लेकर के डायरेक्ट थ्रो करके एकदम सीधी रेखा में अपने दोस्त को गेंद को फेंक सकते हैं, तो वो हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हो गया या डायरेक्ट वेव हो गया। ठीक है। एक हम ऐसे भी फेंक सकते हैं, एक तो धरती पर लुढ़का सकते हैं, एक सीधे फेंक सकते हैं, एक छत है, छत से हम परावर्तित करके छत पर गेंद मार करके छत से भी भेज सकते हैं। तो इस तरह तीन तरीका है और तीन तरीके से हम क्या करेंगे, गेंद को भेज सकते हैं। उसी तरह तीन तरह तरीके से रेडियो वेव्स को भी भेजा जाता है। ठीक है, तीन तरीके होते हैं। एक्चुअली तीन नहीं होते, एक्चुअली चार तरीका होता है जिससे रेडियो वेव्स को भेजा जाता है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को चार तरीकों से भेजा जाता है। अब वो चारों तरीके हैं, कौन कौन से हैं देख लो। और वो पहला होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। पहला होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, भू तरंग संचरण। पहला होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, भू तरंग संचरण। इसको शॉर्ट में कहते हैं GWP, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। दूसरा होता है बाबू, अच्छा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में पृथ्वी है ना, एक एंटीना से सिग्नल दूसरे एंटीना तक जाएगा, तो पृथ्वी के वक्रता को अनुसरण करते हुए, पृथ्वी के वक्रता को देखते हुए, पृथ्वी जिस तरह कर्व है उसी तरह चलेगा, तो उसको कहते हैं भू तरंग संचरण। इसमें जो तरंगे होती हैं पृथ्वी सतह के काफी करीब से चलती हैं, और जब चलती हैं तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस के पास क्या पैदा हो जाता है, माइनस के सामने प्लस, माइनस के सामने प्लस, माइनस के सामने प्लस और प्लस के सामने माइनस। इस तरह तरंगे चलती रहती हैं और धरती पर इंड्यूस चार्ज पैदा करते हुए चलती हैं। लेकिन ये तरंगे बहुत चलती हैं तो इनका रेंज बहुत ही कम होता है, बहुत कम दूरी तक चलने के बाद से ही। और ये साथ साथ जानते हो, ये धरती पर जब चलती है समानांतर नहीं चलती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो धरती की ओर मुड़ने लगती हैं और तुरंत मुड़ करके धरती पर टच कर जाती हैं, और जहाँ पे टच करती हैं वहां पे शॉर्ट सर्किट होने से सिग्नल गायब हो जाता है। ठीक है। और ये था ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में बात करें तो बाबू ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में तरंगे जब चलती है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती है। और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जब तरंगे चलती है तो वो वर्टिकली पोलराइज होती है, वो वर्टिकल तरीके से ही चलती है। ठीक है। हम्म। और ये भी जान लो, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में लो फ्रीक्वेंसी पर ही हम तरंगों को भेजते हैं। जैसे 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की तरंगों को ही भेजते हैं। ठीक है। तो अब वो यहाँ पे वही चीज आगे दिया गया है, देख लो। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, तरंग संचरण की वह विधि, तरंग संचरण की वह विधि जिसमें रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पृथ्वी के वक्रता का अनुसरण करते हुए चलती है, उसी को ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहते हैं। बाबू बताओ तो, किस विधि से ग्राउंड वेव प्रोपगेशन से 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को भेजा जाता है? अगर आइडियल तरीके से देखा जाए तो 500 नहीं होता है, 530 से 1710 किलोहर्ट्ज एग्जैक्ट होता है। ठीक है। ये वाली जो तरंगे होती है, ग्राउंड वेव्स जो होती है ना, वो तरंगे जब चलती है, ग्राउंड वेव से एक जगह से दूसरी जगह तक चलता है तो वो वर्टिकली पोलराइज होता है। यानी जब चलती है तो ये तरंगे ऐसे चलती है, वर्टिकली पोलराइज होकर के चलती है। उसका इलेक्ट्रिकल इनवेलप जो होता है वो वर्टिकल होता है। इन तरंगों का रेंज बहुत ही कम होता है, यानी ग्राउंड वेव्स बहुत कम दूरी तक जाती हैं। हाई डिफ्रैक्शन, ये तुरंत तुरंत मुड़ जाती हैं, कहीं बिल्डिंग पर, कहीं दीवार के किनारे पर पड़ेंगी तो ये तरंगे बाबू दीवार के किनारे पर पड़ करके तुरंत मुड़ जाएंगी। इसमें हाई डिफ्रैक्शन होता है। ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सतह पर बाबू ग्लाइड करते हुए, बिल्कुल ग्लाइड करते हुए चलती है। ठीक है। शॉर्ट वेव्स, इसी को बाबू शॉर्ट वेव्स भी कहते हैं। और लोकल ब्रॉडकास्टिंग में नजदीक तक अगर हमको ब्रॉडकास्टिंग करना हो, नजदीक तक सिग्नल को भेजना हो, नजदीक तक प्रसारण करना हो, तो लोकल ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज किया जाता है ग्राउंड वेव्स का। ठीक। अच्छा ग्राउंड वेव्स क्या होती है, आगे बढ़ने पर इसका वेव फ्रंट झुकता जाता है और झुकते झुकते, और ये जो वेव फ्रंट चलता है, ये वेव फ्रंट धीरे 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 झुकता है और झुक करके
पृथ्वी पर कहीं पे मिलता है तो वहां पे खत्म हो जाता है ये करंट। और अर्थ के सरफेस पर इंड्यूस चार्ज पैदा करती है, प्लस माइनस पैदा करती हैं। इनका यूज कहाँ होता है बाबू? इनका यूज वाकी टाकी में होता है, ठीक है, मोबाइल में नहीं होता है इसका यूज, ग्राउंड वेव्स का। दूसरा क्या है? दूसरा है बाबू, तरंग संचरण की दूसरी विधि है दृष्ट तरंग संचरण। दृष्ट तरंग संचरण, दृष्ट तरंग संचरण को डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। दृष्ट तरंग संचरण को डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। शॉर्ट में कहते हैं DWP, डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन। बाबू डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है? पृथ्वी है, ये ट्रांसमीटर एंटीना है, ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर मतलब इस एंटीना से, ये एंटीना है, ये सिग्नल छोड़ेगा, ट्रांसमीटर है। और ये रिसीवर एंटीना है, ये आने वाले सिग्नल को कैच करेगा। और डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन में तरंगे सीधी रेखा में चल के पहुंचती है, ठीक है। और तुमको पता है कि अगर ये वाला एंटीना बहुत ज्यादा दूरी पर होगा, पृथ्वी तो हमारी कर्व है, पृथ्वी कर्व है, अगर ये एंटीना ज्यादा दूरी पर होगा तो सीधे सिग्नल नहीं भेज सकते हैं। इस विधि से जानते हो अधिक से अधिक 60 किलोमीटर दूरी तक ही संचार पॉसिबल हो पाता है। तो चलो, दूसरा है वो डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन, विश्व तरंग संचरण। डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन क्या है? तो तरंग संचरण की वह विधि, बोलिए, तरंग संचरण की, तरंग संचरण की वह विधि जिसमें ये जो रेडियो वेव्स होती है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सीधी रेखा में चल के पहुंचती है, उसको हम लोग डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। और डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन में बाबू इस विधि से जानते हो, हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति या अति उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को ही हम इस विधि से भेजते हैं। और इस विधि को जानते हो क्या कहते हैं? इस विधि को, तरंग संचरण की ये विधि जानते हो क्या कहलाती है? इसको कहते हैं डिश तरंग संचरण तो कहते हैं, या डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन तो कहते हैं। इसको बाबू हम लोग क्षोभ मंडलीय तरंग संचरण भी कहते हैं। क्षोभ मंडल, क्योंकि ये तरंगे क्षोभ मंडल में चलती है, ट्रोपोस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल का जो पहला हिस्सा है ना, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में ही चलते हैं। तो इसीलिए इसको क्षोभ मंडलीय तरंग संचरण कहते हैं, क्षोभ मंडल में चलने के कारण। हम्म, तो बाबू ये क्षोभ मंडलीय तरंग संचरण भी कहलाता है। और इसमें इसकी एक और बात कर दे बाबू, ये तो एक बात और समझ लो। अब इसको हम लोग अंतरिक्ष तरंगे भी कहते हैं, अंतरिक्ष तरंग संचरण कहते हैं। अंतरिक्ष तरंग संचरण, ये आकाश में चल रही है, क्षोभ मंडल में चल रही है, तो क्षोभ मंडलीय तरंग संचरण या अंतरिक्ष तरंग संचरण भी कहते हैं। तो चलो देख लो यहाँ पे, दूसरा क्या था बाबू? दूसरा था स्पेस वेव प्रोपेगेशन, वही डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन कह दो या स्पेस वेव प्रोपेगेशन। अंतरिक्ष तरंग संचरण, अरे भाई डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन कहो या स्पेस वेव प्रोपेगेशन। कोई पूछे अंतरिक्ष तरंग संचरण क्या है? तरंग संचरण की वह विधि, तरंग संचरण की वह विधि जिसमें रेडियो तरंगे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सीधी रेखा में पहुंचती है, उसे ही स्पेस वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन या लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन या डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। बताइए तो, किस विधि से हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों को ही भेजा जाता है? ये भी जान लो, ये तरंगे सीधे, ये तरंगे सीधे पहुंचती हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, या क्षोभ मंडल से परावर्तन के बाद रिसीवर तक पहुंचती है ना जी। और इस विधि से जान लीजिए, इस विधि से 54 मेगाहर्ट्ज, 54 मेगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को ही भेजा जाता है। इसका मैक्सिमम रेंज 60 किलोमीटर होता है, 60 65, कहीं कहीं 65 भी दिया है। तो इसका मैक्सिमम रेंज बाबू 65 किलोमीटर होता है, क्योंकि पृथ्वी कर्व है, ज्यादा दूरी पर जाएंगे तो एंटीना से सिग्नल ज्यादा, एंटीना से सिग्नल सीधे नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा बाबू, अगर तीसरा देखें तो तीसरा है आपको, तीसरा तरंग संचरण है जिस तरंग संचरण के बाद से हो गया आपको आकाश तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम एक कमरे में हो बाबू, कमरे में तुम यहाँ पे हो,
थोड़ा पीछे वाला बात बताना है। कमरे में यहाँ हो, तुम्हारा दोस्त वहाँ यहाँ पे है ना जी। गेंद को फेंकना है, गेंद को अगर यहाँ से यहाँ फेंकना है, तो तुम जमीन पर लुढ़का के भी अपने दोस्त को गेंद फेंक सकते हो। दूसरा वाला तरीका जमीन पर चलेगा, तो जमीन पर जब तरंगे चलती हैं, यानी जब गेंद जमीन पर से होके जाएगा तो वो हो गया ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तुम डायरेक्ट फेंकोगे, एकदम थ्रो करके उसके मुंह को फोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा ग्राउंड वेव, और ये वाला हो गया है डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन। और तीसरा तुम कर सकते हो कि गेंद को छत पे मारो और छत से परावर्तित करके भेज दो। तो ये हो गया बाबू आकाश तरंग संचरण। तो आकाश तरंग संचरण स्काई वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है जानते हो? स्काई वेव प्रोपेगेशन में पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर, और पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे 80 से 400 किलोमीटर के हाइट पर, पृथ्वी के चारों ओर 80 से 400 किलोमीटर के हाइट पर, कहीं कहीं 300 दिया है, वायुमंडल का एक हिस्सा है पृथ्वी के ऊपर। 80 से लेके 400 किलोमीटर हाइट तक, 80 से 400 किलोमीटर के हाइट पर वो आयन मंडल है। इसमें बहुत सारे आयन्स पाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ना, यहाँ के गैस के अणुओं को आयनीकृत कर देती हैं, जिससे इसमें आयन आ जाते हैं, और धनायन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आयन मंडल कहलाता है। इसकी आयन मंडल की ऊंचाई अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन भी लगातार बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। इसका हाइट बाबू 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच होता है। अब देखो यहाँ पे आकाश तरंग संचरण में यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर है मतलब बाबू ये एक एंटीना है, जिससे सिग्नल हमको भेजना है बहुत दूरी तक, ठीक है। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। इससे तरंगे चलती हैं और आयन मंडल में जाती हैं, और आयन मंडल में क्षमता होती है कि वो तरंगों को परावर्तित कर दे। तो जब तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर के पहुंचेंगी, छत से जिस तरह परावर्तित हुई है, तो इसको कहेंगे आकाश तरंग संचरण। तो बोलो, तरंग संचरण की वह विधि, तरंग संचरण की वह विधि जिसमें रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तन के बाद से पहुंचती हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो उसको कहते हैं बाबू आयन आकाश तरंग संचरण। और इस विधि से जानते हो 1500 किलो हर्ट्ज, इस विधि से 1500 किलो हर्ट्ज से लेकर के 30 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को भेजा जाता है। क्यों? अगर 30 से ज्यादा भेजोगे ना, 30 से ज्यादा, तो 30 मेगा हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगें आयन मंडल को पार कर जाती है। इसीलिए अधिक से अधिक 1500 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को ही इस विधि से भेजा जा सकता है, ठीक। तीसरा कौन सा है बाबू? तीसरा था स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन को आकाश तरंग संचरण कहते हैं। बोलो, तरंग संचरण की वह विधि, तरंग संचरण की वह विधि जिसमें रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आयन मंडल से परावर्तन के बाद पहुंचती हैं, उसे ही स्काई वेव प्रोपगेशन कहते हैं। एक बात बताइए, इस विधि से बाबू स्काई वेव प्रोपगेशन, इस विधि से 1500 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंगों को ही भेजा जा सकता है। दूसरा, ये तरंगें आयन मंडल से परावर्तन के बाद ही पहुंचती हैं। बाबू आयन मंडल से परावर्तन के बाद पहुंचती है, तो ये कम से कम 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 400 कह रहे हैं, 4000। बाबू इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। हम लोग चाहेंगे तो 4000 किलोमीटर तक एक बार में तरंगों को क्या कर सकते हैं, 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर तक एक बार में तरंगों को आयन मंडल से परावर्तित करके भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैक्सिमम रेट रेंज जो होता है, इसका मैक्सिमम रेंज जो होता है वो थ्रू आउट द ग्लोब होता है। पूरे पूरे संसार में कहीं भी इस विधि से हम लोग संचार कर सकते हैं। इसमें इस विधि में लॉस ऑफ एनर्जी होता है। आयन मंडल से परावर्तन के बाद जब तरंगे पहुंचती हैं, तो इसमें एनर्जी का बहुत ही कम लॉस होता है। लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ही स्मॉल होता है। अच्छा, आयन मंडल क्या है? वायुमंडल का वह हिस्सा, वायुमंडल का वह हिस्सा जिसकी ऊंचाई 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच होती है, उसे ही आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल की भी परिभाषा आती है, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, व्हाई वी कांट यूज मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन द स्काई वेव प्रोपगेशन। 40 की जगह 30 मेगाहर्ट्ज भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं बाबू जानते हो, कहीं कहीं दिया है कि आयन मंडल से मैक्सिमम
30 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी परावर्तित होती है और कहीं-कहीं 40 भी है। अच्छा, यहाँ का क्वेश्चन कर रहा है कि आयनमंडल से 40 से ज़्यादा आयनमंडल से 40 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे अ क्यों नहीं परावर्तित हो पाती है? क्योंकि बाबू एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे ये कह रहा है, हम लोग हम लोग स्काई वेव प्रोपेगेशन में 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर बाबू 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों को आयनमंडल की ओर भेजेंगे, तो आयनमंडल से वो क्या हो जाएँगी? पार करके बाहर में चली जाएँगी, अंतरिक्ष में चली जाएँगी। इसीलिए 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों को इस विधि से नहीं भेजते हैं। नेक्स्ट है बाबू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसी से रिलेटेड चीज़ है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं क्रांतिक आवृत्ति। क्रांतिक आवृत्ति। हाउ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है? वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव्स को आयन मंडल की ओर लंबवत भेजे जाने पर वह पुनः परावर्तित होकर के वापस लौट आती है, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाउ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है? चलो हम लोग फिगर से ही समझते हैं। अब ये है पृथ्वी, ये अपना अर्थ है और ये वायुमंडल का वह हिस्सा है जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं ना जी। देखिए, ये पृथ्वी है, ये आयन मंडल है। हमें पता है, हम सबको पता है कि अगर आयन मंडल की ओर 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें अगर लंबवत भेजें, आयन मंडल पर लंबवत अगर भेजें, 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें तो वो क्या हो जाएँगी? पार कर जाएँगी। लेकिन 30 मेगाहर्ट्ज़ वाली भेजें, 30 मेगाहर्ट्ज़ तक भेजें, तो वो परावर्तित होकर के वापस लौट आएगी, ठीक है? 30 मेगाहर्ट्ज़ तक परावर्तित हो जाएगी, 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा रहेगी तो वो पार कर जाएगी। तो 30 मेगाहर्ट्ज़ क्या है? ये है आयन मंडल के लिए क्रांतिक आवृत्ति। तो क्रांतिक आवृत्ति किसको कहते हैं? वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिससे ज्यादा आवृत्ति की तरंग, वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिससे अगर ज्यादा आवृत्ति की तरंग भेज दें आयन मंडल पर लंबवत, तो वो उसको पार करके निकल जाती है। उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही बाबू क्रांतिक आवृत्ति क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बताओ, वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंग को आयन मंडल की ओर लंबवत भेजने पर वह पुनः परावर्तित होकर के वापस लौट आती है। तो उस अधिकतम फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्रांतिक आवृत्ति कहते हैं। अब वो क्रांतिक से ज़्यादा आवृत्ति की तरंग रहेगी तो वो आयन मंडल को क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। देखो, यदि भेजे गए रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अधिक हो, अब अगर जो रेडियो वेव्स भेज रहे हैं आयन मंडल पर लंबवत, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल से अधिक हो तो क्या होगी? आयन मंडल को पार कर जाएगी। अच्छा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी न्यूसी का मान कितना होता है? वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है 9 इंटू रूट अंडर एन मैक्स। 9 इंटू रूट अंडर एन मैक्स क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है। और एन मैक्स क्या है? एन मैक्स है आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, ठीक है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आयनोस्फीयर। देखो, यदि हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की तरंगे पीछे में समझ लो, आओ पीछे में समझ लो, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, अच्छा ये क्रिटिकल से ज्यादा है। क्रिटिकल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों को अगर हम लंबवत भेजते तो वो पार कर जाती, लेकिन अगर उसको तिरछा भेजेंगे, क्रिटिकल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है लेकिन तिरछा जाएगी तो इट मे बी कि ये परावर्तित हो जाए, ठीक है? क्रिटिकल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे लंबवत भेजते हैं आयनमंडल पर तो पार कर जाती है, तिरछा भेजते हैं तो परावर्तित हो जाएगी। अच्छा बाबू, ये तो हो गया। नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, एस्केप डिस्टेंस। एस्केप डिस्टेंस को बाबू कहते हैं एस्केप दूरी। एस्केप दूरी। एस्केप दूरी किसको कहते हैं? एस्केप डिस्टेंस किसको कहते हैं? समझ लीजिए। सतह, पृथ्वी के सतह पर। बाबू एक बात हम बताते हैं। देख, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया और यहाँ पे बाबू आपको क्या है? आयन मंडल है ना जी। ये पृथ्वी है और ये आयन मंडल है। तुम सबको पता है, क्या पता है? पता यही है कि यहाँ पे हमारा एंटीना है,
अब ये हमारा एंटीना है। एंटीना से अगर तुम एक काम करो, एंटीना से अगर क्रांतिक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को भेजोगे तो क्या होगा? क्रांतिक से ज्यादा रहेगी तो वो आयनमंडल को पार कर जाएगी। लंबवत भेजोगे, आयनमंडल पर लंबवत भेजोगे क्रांतिक से ज्यादा तो वो पार कर जाएगी। लेकिन क्रांतिक से ज्यादा आवृत्ति अगर तिरछे भेजोगे तो तिरछे भेजने पर ये भी पार कर जाएगी, ये भी पार कर जाएगी, ये भी पार कर जाएगी। लेकिन थोड़ा ज्यादा तिरछा भेज दोगे, कम से कम इतना तिरछा भेजो, कम से कम इतना तिरछा भेजो कि वो परावर्तित हो जाए। क्रांतिक से ज्यादा बाबू, क्रांतिक से ज्यादा है, लंबवत भेजोगे तो पार कर जाएगी। थोड़ा तिरछा तब भी पार कर जाएगी, थोड़ा तिरछा तिरछा तब भी पार पार पार, और एक खास एंगल पर भेजोगे तो वो परावर्तित होके यहाँ आ जाएगी। अच्छा, उससे और ज्यादा एंगल पे भेजोगे, अगर इससे ज्यादा एंगल पे भेजोगे तो और दूर चली जाएगी, और दूर चली जाएगी। अच्छा, क्या ये वाली ये वाली वेव्स, ये वाली जो तरंग है, इससे कम दूरी पर मिल सकती है? इससे कम दूरी पर मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम इससे कम एंगल पर भेजेंगे, कम एंगल पर, तो वो तो पार कर जाएगी, वो पार कर जाएगी, वो परावर्तित नहीं होगी। तो बाबू, हमको एंटीना के पास में इतनी दूरी से कम दूरी पर सिग्नल मिल ही नहीं पाता है। तो एंटीना से ये जो दूरी होती है ना, जिससे कम दूरी पर आयन मंडल से परावर्तित होने वाला सिग्नल मिल ही नहीं पाता है यहाँ पे, उसी को कहते हैं स्किप दूरी। इसको कहते हैं डी स्किप। ठीक है। तो कोई पूछे स्किप दूरी किसको कहते हैं? तो चलो, स्किप दूरी क्या है? पृथ्वी के सतह पर ट्रांसमीटर एंटीना से वह न्यूनतम दूरी। पृथ्वी के सतह पर ट्रांसमीटर एंटीना से वह न्यूनतम दूरी। पृथ्वी के सतह पर ट्रांसमीटर एंटीना से वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर आयन मंडल से परावर्तित होने वाली तरंग पहुंच ही नहीं पाती है। यही बाबू, ये वो रीजन है, ये वो क्षेत्र है जिसमें तुम्हारा एंटीना का सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा आयन मंडल से परावर्तन के बाद। तो उसी को कहते हैं बाबू हम लोग एस्केप डिस्टेंस। और ये एस्केप डिस्टेंस कितना होता है? डी एस्केप, ये दूरी एस्केप डिस्टेंस डी एस्केप जो होता है 2h। एच मतलब जिस हाइट से परावर्तन हुआ है, 2h इंटू रूट अंडर न्यू मैक्स बाई न्यू सी। न्यू मैक्स मतलब जिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को तुम भेज रहे हो, न्यू मैक्स बाई न्यू सी का होल स्क्वायर माइनस वन, यही होता है बाबू आपको एस्केप डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेडिंग क्या है? अब हम लोग बात करेंगे फेडिंग की। तुमको पता है ना, जब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से जब रिसीवर तक जब तरंगे जाती हैं, ट्रांसमीटर से जब रिसीवर तक जब तरंगे जाती हैं, तो सीधी रेखा में भी जाती हैं, किसी बिल्डिंग से परावर्तित होकर के भी पहुंचती हैं। बहुत सारे चीजों से परावर्तित होकर के एक जगह से दूसरे जगह तक एंटीना पर पहुंचती हैं तरंगे ना जी। तो जब भी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जब तरंगे निकल के पहुंचती हैं तो विभिन्न मार्गों से पहुंचती हैं, सीधी रेखाएं पहुंचती हैं, कोई बिल्डिंग से टकरा के पहुंचती है, कहीं से टकरा के पहुंचती हैं। तो रिसीविंग स्टेशन पर या रिसीवर एंटीना पर विभिन्न मार्गों से आने वाली तरंगों के बीच व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण से वहां पे स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है, और चेंज इन स्ट्रेंथ जो होता है उसी को कहते हैं बाबू फेडिंग। और फेडिंग हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज्यादा होता है। और फेडिंग से क्या होता है, तुम्हारा वेव का रूप थोड़ा-सा बदल जाता है, ठीक है? वेव का रूप तुम्हारा बदल जाता है, ठीक? वो हो गया पैडिंग। देखो, लिखा भी हुआ है बाबू। हम जानते हैं कि ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंटीना तक, हमें पता है कि ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंटीना तक रेडियो तरंगें विभिन्न मार्गों से होकर के पहुंचती हैं। अतः रिसीविंग एंटीना पर इनके व्यतिकरण के कारण पावर में परिवर्तन होता है, जिसे हम फेडिंग कहते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी पर फेडिंग क्या होता है? अधिक होता है। वर्चुअल हाइट क्या है बाबू? देखिए, वर्चुअल हाइट समझ लीजिए, ये है पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी है, ये हो गया ट्रांसमीटर, यानी जो सिग्नल छोड़ेगा। ये रिसीवर, ये ट्रांसमीटर एंटीना है, ये रिसीवर एंटीना है। देखिए, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। तुम बोलो, अगर क्रांतिक से
ज्यादा आवृत्ति की तरंगे क्रिटिकल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों को आयन मंडल पर लंबवत भेजोगे तो वो आयन मंडल को पार कर जाएगी नहीं। अगर यही क्रांतिक से ज्यादा आवृत्ति की तरंगे तुम आयन मंडल की ओर तिरछे भेजोगे तो थोड़ा सा तिरछा भेजोगे तो वो भी पार कर जाएगी और भी पार कर जाएगी। लेकिन एक खास एंगल पर भेजोगे, खास एंगल पर भेजोगे, लेकिन बाबू जैसे ही आयन मंडल में ये जब रेडियो तरंगे आयन मंडल में घुसती हैं तो आयन मंडल विरल माध्यम जैसा व्यवहार करता है, जिससे जिससे क्या होता है, ये तरंगे सीधी रेखा में नहीं चलती हैं। यहाँ तक तो सीधे जाती हैं, यहाँ तक सीधे जाती हैं, लेकिन इसके बाद से ये मुड़ती हैं। इसके बाद ये तरंगे मुड़ती है ना, यहाँ तक सीधे जाएंगी। इसके बाद से ये विरल माध्यम हो जाता है, इसकी अपेक्षा ऊपर जाने पर विरल होता जाता है। और सघन से विरल जाने पर परत दर परत तरंगे अविलंब की ओर, अविलंब से दूर भागती हैं। और दूर भागते 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 बाबू एक खास परत से रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक खास परत से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी रिफ्लेक्ट होती हैं ओरिजिनली यहाँ से, लेकिन अगर देखा जाए बाबू तो हमको लगेगा कि नहीं, यहाँ से नहीं, हमको लगेगा कि इस हाइट पर से, इस हाइट पर से, इस ऊंचाई से रिफ्लेक्शन हुआ है। ये विरल माध्यम जैसा व्यवहार कर रहा है तो ये पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी कम ही ऊंचाई से, लेकिन आइडियली हमको लगेगा कि नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जो ऊंचाई होती है इसको कहते हैं, ये है रियल ऊंचाई, और ये वाली है वर्चुअल हाइट, ये आभासी ऊंचाई। बोलो, हम जानते हैं कि रेडियो वेव्स, देखिए जी, हम जानते हैं कि रेडियो वेव्स आयन मंडल पर आपतित होती हैं तो वे लगातार नीचे की तरफ मुड़ती जाती हैं। हम जानते हैं कि जब ये रेडियो वेव्स आयन मंडल पर आपतित होती हैं तो वो लगातार नीचे की ओर मुड़ती जाती हैं और किसी खास परत से रिफ्लेक्ट होती है, किसी खास परत से, ये वाली परत से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर पुनः वापस लौट आती हैं। परंतु वे आदर्श रूप से जिस परत से रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो यहाँ से इस परत से रिफ्लेक्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। उस परत की पृथ्वी सतह से जो ऊंचाई होती है, पृथ्वी से उस परत की जो ऊंचाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल हाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है आप लोग का मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, महत्तम उपयोगी आवृत्ति। कोई पूछे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, महत्तम उपयोगी आवृत्ति किसको कहते हैं? पता है कि रेडियो तरंगों की वह अधिकतम आवृत्ति जिन्हें आयन मंडल की ओर कुछ कोण बना करके तिरछा भेजे तो तिरछा भेजने पर वह पुनः परावर्तित होकर के लौट जाती है, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप सबको पता है ना जी, आप सबको पता है कि अगर हम बाबू क्रिटिकल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों को आयन मंडल पर लंबवत भेजते हैं तो वो पार कर जाती हैं। लेकिन वही क्रिटिकल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे तिरछा भेजेंगे तो वो भी पार कर जाएगी, लेकिन एक खास कोण पर भेजेंगे, एक खास कोण पर या उससे ज्यादा पर भेजेंगे, एक खास कोण या उससे ज्यादा पर भेजेंगे, तब वो परावर्तित होने लगेगी, और परावर्तित हो जाएगी और वो पृथ्वी पर पहुंचने लगेगी, और उसको जो भेजे हैं वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो परावर्तित हो जाती है उसको कहते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज कर सकते हैं ना। देखो जी, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ये आयन मंडल है, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये आयन मंडल है, समझ गए? अच्छा जी, ये एक ट्रांसमीटर एंटीना है, ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर रिसीवर इससे मतलब नहीं है। बोलो, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे अगर लंबवत भेजे 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा तो वो क्या करेगी, आयन मंडल को पार कर जाएंगी। क्रिटिकल से ज्यादा पार कर जाएगी, थोड़ा सा तिरछा तब भी पार 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 पार, लेकिन एक खास कोण पर क्रिटिकल क्रिटिकल तक रहती तो वो परावर्तित हो जाती, क्रिटिकल से ज्यादा है तो पार कर गई। थोड़ा सा एंगल पर भेजेंगे तब भी पार करेगी, थोड़ा और एक खास एंगल पर भेजेंगे, एक खास एंगल पर भेजेंगे, एक खास एंगल पे भेजेंगे तो क्या होगी बाबू, क्रिटिकल से ज्यादा है लेकिन एक खास एंगल पे भेजेंगे तो वो परावर्तित हो जाएगी। समझ रहे हो ना? क्रिटिकल से यह ज्यादा है, लगभग भेजते तो पार कर जाती, तिरछा भेजे पार करी 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 करी, लेकिन एक खास एंगल पे भेज दिए
तो वो परावर्तित हो गई, और परावर्तित हो जाएगी तो ये यूज हो जाएगी। ये अधिकतम फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो यूज हो जा रही है, और इसी को कहते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। और मान लेते हैं बाबू ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो तुम बताओ तो ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी यूज हो जा रहा है वो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एम यू एफ, एम यू एफ कहते हैं। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी न्यू सी, और ये जो एंगल है उसका कोसाइन ले लो, न्यू सी और कॉस थीटा, इसी के बाबू इसी के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो तुम थोड़ा डेफिनेशन भी देख लो। रेडियो तरंगों की वह अधिकतम आवृत्ति, रेडियो तरंगों की वह अधिकतम आवृत्ति जिन्हें आयन मंडल की ओर कुछ कोण बना करके तिरछा भेजने पर वे परावर्तित होकर के वापस लौट आती हैं, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एमयूएफ। अच्छा एक बात बता, बाबू तुम ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अधिक है, क्रिटिकल से ज्यादा है तो क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, पार कर जाएगी, पार कर जाएगी, पार कर जाएगी, लेकिन एक खास एंगल पर क्रिटिकल से ज्यादा होने के बाद भी परावर्तित हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जा रही है, यूज होकर के दूसरे जगह पहुंच जा रही है। तो यही है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी जा रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है ये जो जा रही है इधर, वेक्टर मान लो उसको, इसको मान लो न्यू सी। अच्छा ये न्यू सी है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू सी है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है तो ये वाला थीटा, तो न्यू सी का एक कंपोनेंट होगा न्यू सी कॉस थीटा, न्यू सी का एक कंपोनेंट होगा न्यू सी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा बाबू न्यू सी साइन थीटा, न्यू सी कॉस थीटा और एक न्यू सी साइन थीटा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू सी था, सॉरी, एक मिनट, ये न्यू सी थोड़ी है, कहाँ गया यार, बता देते हैं। हैंग कर रहा है, देखिए। हम्म, बाबू एक छोटा सा बात आप बताओ, ये ये फ्रीक्वेंसी जो है न्यूसी से ज्यादा है, ये न्यूसी न्यूसी से ज्यादा है, मान लो न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू जो न्यूसी से ज्यादा ही है, ठीक है। ये न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू है। ये भी जो भेजो ये भी क्रिटिकल से ज्यादा, ये है न्यू, ये कितना है, न्यू। अच्छा न्यू, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, थीटा का न्यू का दो कंपोनेंट होगा, न्यू का इधर वाला कंपोनेंट होगा न्यू कॉस थीटा, न्यू कॉस थीटा, एंड इधर का कंपोनेंट होगा, इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, न्यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये न्यू का ये वाला कंपोनेंट, अगर ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट न्यू कॉस थीटा, अगर ये कंपोनेंट क्रिटिकल है, ये कम, छे भाई ये क्रिटिकल से ज्यादा है ना, ये तो न्यू है, न्यू का ये वाला कंपोनेंट होगा न्यू कॉस थीटा, ये न्यू कॉस थीटा अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ये वाले जो, क्यों लंबवत भेज तो अगर ये वो क्रिटिकल रहती है तभी ना परावर्तित होती है। तो ये न्यू कॉस थीटा, अगर ये न्यू कॉस थीटा क्रिटिकल के बराबर होगा तभी ना ये परावर्तित हुआ होगा। तो ये जो कंपोनेंट है न्यू कॉस थीटा, ये जो कंपोनेंट है न्यू कॉस थीटा, वो कंपोनेंट क्रिटिकल के बराबर हो, ये कंपोनेंट न्यू कॉस थीटा क्रिटिकल के अगर इक्वल हो जाए तभी ने तरंगे क्या होती है, परावर्तित होती है। तो परावर्तित होने के लिए न्यू कॉस थीटा जो होना चाहिए न्यू सी के बराबर होना चाहिए। तो न्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू सी बाई कॉस थीटा। इसीलिए मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो यूज हो सकती है, वो फ्रीक्वेंसी जो यूज हो जाए, वो यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी न्यू सी बाई कॉस थीटा होती है, ठीक है। और चौथा संचार है जिसको कहते हैं उपग्रह संचार। तरंगों को जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं, पहला भेजे थे बाबू भू तरंग संचरण से, दूसरा भेजे थे विश्व तरंग संचरण से, तीसरा भेजे थे आकाश तरंग संचरण से, और चौथा भेज रहे हैं उपग्रह संचार। चौथा संचार होता है बाबू उपग्रह संचार, इसको कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब होता है उपग्रह संचार। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, समझ लो एकदम इजी है। ये बाबू हमारी पृथ्वी है, अर्थ है,
अर्थ के इस बिंदु पर एक ट्रांसमीटर लगा है, एक रिसीवर लगा है। ट्रांसमीटर एंटीना है, रिसीवर एंटीना है। वही ट्रांसमिशन एंटीना कहते हैं, रिसीविंग एंटीना कहते हैं। और बाबू ये अपना आयन मंडल है। ये देखिए ये आयन मंडल हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हमको पता है कि अगर अगर तुम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल से ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों को भेज दो। अच्छा बहुत ज्यादा है, तिरछे भी जाएगी तब भी वो पार कर जाएगी, उससे मतलब नहीं है, क्रिटिकल से बहुत ज्यादा। और क्रिटिकल से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे क्या करती हैं, आयन मंडल को पार कर जाती हैं। आयन मंडल को पार कर जाएंगी तो वो स्पेस में चली जाएंगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर उनको फिर से वापस भेजना है तो हम यहाँ पे उपग्रह लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट। सैटेलाइट लगा देते हैं। सैटेलाइट क्या करता है, इन तरंगों को वापस परावर्तित करके क्या करता है, भेज देता है। तो हमें पता है कि क्रिटिकल से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे जब जाती हैं तो वो आयन मंडल को पार कर जाती है, और आयन मंडल को पार कर जाएंगी तो लॉस हो जाएंगे। उनको फिर से परावर्तित करके वापस भेजने के लिए ऊपर में उपग्रह लगा देते हैं 36,000 किलोमीटर के हाइट पर। 36,000 किलोमीटर के हाइट पर उपग्रह लगा देते हैं। 36,000 किलोमीटर के हाइट पर लगा उपग्रह पृथ्वी के उस स्थान के सापेक्ष स्थिर होता है। स्थिर होने की वजह से उपग्रह स्थिर होता है, जिसको भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं। स्थिर होने की वजह से वो इधर-उधर ना जाने की वजह से हमको एंटीना से एंटीना से जो सिग्नल भेज रहे हैं उसको एक ही डायरेक्शन में भेजना पड़ता है। अगर मान लो ये सैटेलाइट इधर-उधर जाता तो हमको अलग-अलग डायरेक्शन में सिग्नल को भेजना पड़ता, बार-बार दिक्कत होता। तो इसीलिए 36,000 किलोमीटर के हाइट पर एक भू-स्थिर उपग्रह लगा देते हैं, और यही भू-स्थिर उपग्रह क्या करता है, आने वाले सिग्नल को कैच करता है और कैच करके उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये क्या करता है सैटेलाइट, आने वाले कमजोर सिग्नल को कैच करके इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अलग फ्रीक्वेंसी पर भेज देता है। बाबू जब सिग्नल ऊपर जाता है, ऊपर से जब जुड़ता है, सैटेलाइट से जुड़ता है तो उसको कहते हैं अपलिंक। जब नीचे जाता है, यहाँ से जुड़ता है तो उसको कहते हैं डाउनलिंक। अपलिंक अलग फ्रीक्वेंसी पर होता है, डाउनलिंक अलग फ्रीक्वेंसी पर होता है। चलो परिभाषा देख लो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपग्रह संचार क्या है? हम जानते हैं कि 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे, बोलो। हमें पता है कि 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की तरंगे आयन मंडल को पार कर जाती है। आयन मंडल को क्या करती है, पार कर जाती है। और इन तरंगों को पुनः परावर्तित करने के लिए, इनको पुनः परावर्तित करने के लिए हम उपग्रह की सहायता लेते हैं। इसी कम्युनिकेशन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। नोट जान लो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स का एक बीम ट्रांसमिशन एंटीना से डायरेक्टली सैटेलाइट तक भेजा जाता है, जिसे हम अपलिंक कहते हैं। और फिर सैटेलाइट उस सिग्नल को कैच करके उसको एम्पलीफाई करता है, फिर फिर उसे अलग फ्रीक्वेंसी पर रिसीविंग एंटीना को भेज देता है, जिसे हम डाउन लिंक कहते हैं। देखो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ से जो सिग्नल है यहाँ तक जो भेजा जाता है वो माइक्रोवेव्स के रूप में भेजा जाता है, और माइक्रोवेव्स के रूप में सिग्नल जाता है, सैटेलाइट पे पहुंचता है, जिसको अपलिंक कहेंगे। और ये सैटेलाइट क्या करता है, आने वाले कमजोर सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और स्ट्रेंथ बढ़ा करके अलग फ्रीक्वेंसी पर नीचे भेज देता है, जिसको हम लोग डाउन लिंक कहते हैं। अपलिंक की फ्रीक्वेंसी बाबू, अपलिंक ऊपर जब भेज रहे हैं तो अपलिंक की फ्रीक्वेंसी 5,925 से लेकर के 6,425 गीगा हर्ट्ज के बीच होती है, जबकि डाउनलिंक नीचे भेजने की फ्रीक्वेंसी 3.7 गीगा हर्ट्ज से लेके 4.2 गीगा हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। ये भी जान लो बाबू, एक नया बात, चारों हो चुका है। नया बात ये है, ग्राउंड वेव्स किसको कहते हैं, भू तरंगे किसको कहते हैं। वैसी तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज के बीच होती है उसको भू तरंगे कहते हैं। आकाश तरंगे किसको कहते हैं, स्काई वेव्स किसको कहते हैं, वैसी तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1500 किलो हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज होती है उसी को आकाश तरंगे कहते हैं। अंतरिक्ष तरंगे स्पेस वेव किसको कहते हैं, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को स्पेस वेव कहते हैं। टीवी के प्रसारण के लिए बाबू, टीवी का जो प्रसारण होता है 80 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच के आवृत्ति पर होता है, ठीक है। 80 से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच आपको होता है इसका ट्रांसमिशन। याद रखिएगा, ये हमेशा हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक। अच्छा बाबू अब थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं एंटीना।
ये सब ज्यादा मत समझो, एकदम आराम से समझो। एंटीना क्या है, शॉर्ट में बताएंगे। कोई पूछे बाबू एंटीना किसको कहते हैं? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस बिंदु पर, और ये एक टावर है, पृथ्वी है, यहाँ पे एक टावर लगा है, टावर के ऊपर ऐसे एंटीना लगा दी। पूरा एंटीना नहीं है, एंटीना केवल यही लोहा का स्ट्रक्चर जो है वही एंटीना है। तुम लोग एल्युमिनियम वाला भी एंटीना देखे हो, ठीक है। एंटीना किसको कहते हैं? तो बाबू याद रखना, एंटीना धातु से बनी एक ऐसी संरचना है। एंटीना धातु से बनी हुई एक ऐसी संरचना है जो या तो किसी सिग्नल को छोड़ सकती है, यानी जो किसी सिग्नल को रेडिएट कर सकती है, ये सिग्नल छोड़ती है, या एंटीना आने वाले सिग्नल को कैच करती है। तो बोलो एंटीना किसको कहते हैं? एंटीना एक ऐसी धातु से बनी संरचना है जो किसी सिग्नल को रेडिएट करती है, छोड़ती है, या आने वाले सिग्नल को रिसीव करती है, प्राप्त करती है। ठीक है। तो आपको कोई पूछे ये मैं, चलो, इसमें भी वो दो तरह का एंटीना होता है। एक ट्रांसमिशन एंटीना, ट्रांसमिशन एंटीना किसको कहते हैं? और वैसा एंटीना जो सिग्नल को छोड़ता है, ट्रांसमिट करता है, उसको ट्रांसमिशन एंटीना कहते हैं। और दूसरा होता है रिसीवर एंटीना। तो वैसा एंटीना जो आने वाले सिग्नल को कैच कर लेता है उसी को रिसीवर एंटीना कहते हैं। और एक्चुअली क्या होता है बाबू, ट्रांसमिशन एंटीना क्या करता है? इट कन्वर्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर ये ट्रांसमीटर एंटीना रहेगा ना, ट्रांसमीटर एंटीना में ये सिग्नल छोड़ रहा है, तो सिग्नल किस तरह छूटेगा? ये करंट को वेव्स के रूप में बदलेगा, ठीक है। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बदल देता है ट्रांसमीटर एंटीना। और रिसीवर एंटीना क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी करंट में चेंज करता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी करंट में, ठीक है। चलो ये एंटीना हो गया। अब एंटीना क्या है? अब छोड़ो, ये टाइप्स ऑफ एंटीना है, ज्यादा नहीं देखो। हाँ बाबू, अब है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर किसको कहते हैं? ट्रांसमीटर क्या है? वैसा एंटीना जो किसी सिग्नल को छोड़ता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। अब कोई पूछे ट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमीटर एक ऐसा एंटीना है, एक ऐसा डिवाइस है। ट्रांसमीटर एक ऐसा एंटीना या ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को छोड़ता है, रेडिएट करता है, उसी को ट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। कोई पूछे रिसीवर किसको कहते हैं? रिसीवर एक ऐसा एंटीना है जो आने वाले सिग्नल को कैच करता है। रिसीवर एक ऐसा एंटीना है जो आने वाले सिग्नल को क्या करता है? कैच कर लेता है, उसी को रिसीवर कहते हैं। और वो चैनल किसको कहते हैं? चैनल, देखिए, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये एक एंटीना है जहां से हम सिग्नल छोड़ रहे हैं और यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और कोई पूछे चैनल किसको कहते हैं? बीच का वह माध्यम जिससे होकर के सिग्नल चल के आता है। बीच का वह माध्यम जिससे होकर के सिग्नल चल के आता है उसी को हम लोग चैनल कहते हैं। जैसे यहाँ पे चैनल क्या हो गया? हवा हो गया। यहाँ से यहाँ तक सिग्नल आ रहा है, हवा से आ रहा है। अगर मान लो तार जोड़ करके सिग्नल को हम ले आते हैं तो चैनल वो जो होता है, चैनल यानी बीच का जो माध्यम होता है वो तार हो जाता है, ठीक है। और नॉइज किसको कहते हैं? नॉइज, देखो, जब भी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल चल के आता है तो बाहर से भी कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तरंगे, एक्स्ट्रा अवांछित यानी बेकार तरंगे मिल जाती है। जब तरंगे बेकार मिलती हैं तो सिग्नल का रूप थोड़ा बदल जाता है, और यही जो ओरिजिनल सिग्नल का रूप बदल दे उसी को हम लोग नॉइज कहते हैं। इंफॉर्मेशन, अब वो कोई पूछे इंफॉर्मेशन क्या है, तो सीधे सीधे कहना, द आइडिया और मैसेज दैट इज टू बी कॉन्वेड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बाबू सूचना किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? जिस आइडिया को, जिस मैसेज को हमको भेजना होता है, जिस मैसेज को या जिस आइडिया को हमको भेजना होता है उसी को इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। बाबू ये जो सूचना होती है, ये मैसेज जो होता है वो संकेतों के रूप में हो सकता है, कोड के रूप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में हो सकता है, ठीक है। अब देखो, कोई पूछ लीजिए मैसेज सिग्नल या सिर्फ सिग्नल किसको कहते हैं? सिर्फ सिग्नल। तो याद रखना सिग्नल क्या है? और वो किसी भी सूचना का विद्युतीय रूप।
अच्छा हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से मैसेज निकल रहा है ना, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, मैसेज निकल रहा है। हमारे मुंह से देखा जाए तो मैसेज निकल रहा है, ये मैसेज हमारे इस माइक्रोफोन पे पड़ रहा है, माइक्रोफोन पे पड़ रहा है। और ये क्या हो रहा है, हमारा साउंड सिग्नल इसमें जाने के बाद से इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। तो हमारे मैसेज का इसमें विद्युतीय रूपांतरण हो रहा है। तो किसी भी मैसेज को जब विद्युतीय रूप में चेंज करते हैं तो वो सिग्नल बन जाता है। और कोई भी मैसेज अगर इलेक्ट्रिकल रूप में चला जाए तो उसको सिग्नल कहते हैं। तो किसी भी सूचना का विद्युतीय रूप क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है। तो याद रखना, किसी भी सूचना के विद्युतीय रूप को सिग्नल कहते हैं। Oh, मैसेज सिग्नल इज समटाइम्स कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। हम जो मैसेज बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस सिग्नल को कहते हैं बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, चलो, ये सब चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास बाबू हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद।